Hello everyone, let's start the new topic, Chapter 10, AWS Solution Architect Exam Prep Series of the Amazon Elastic Cache. The Chapter 10 topic is, here we learn about the in-memory caching with the Memcached and the Redis and the blazing speed of the read-heavy application. So let's start the Chapter 10. इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कैचिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, मैमकैस्ट और रेडिस में डिफरेंस क्या होता है, स्केलिंग और रिजिलियंसी में नोड्स, क्लस्टर, एप्लीकेशन ग्रुप्स क्या होते हैं, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स, बैकअप क्या होते हैं. तो हम वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. So let's start. So the first question is that why in memory caching? इन मेमोरी कैचिंग क्यों होती है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कैचिंग क्या होती है. कैचिंग एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सेस डेटा को स्टोर करता है सो दैट वी डोंट नीड टू कनेक्ट टू द डीबी. ठीक है, हमें बार बार डीबी से कनेक्ट करके डेटा लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है उनको हम टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं जिससे हमारी लेटेंसी डिक्रीज होगी और हमारा लोड टाइम भी डिक्रीज होगा. तो अगर जस्ट इमेजिन कि अगर किसी एप्लीकेशन को ओपन होने में 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा लगता है तो चांसेस है कि यूजर्स स्टे नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉन्ग टाइम. उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी एक चीज़ को लोड करने, पेज को लोड करने में और उनको वो चीज़ें सेल्स आउट खरीदने में. तो ये स्लो रिस्पॉन्स और अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन फ्रस्ट्रेट करता है यूजर को. तो हम इसीलिए हमेशा इन मेमोरी कैचिंग का यूज करते हैं जो भी हमारे फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होते हैं. राउंड ट्रिप्स फॉर द डिस्क बेस्ड स्टोरेज एड लेटेंसी स्पेशली अंडर योर लोड. तो सेशन रेट हो या फिर फ्रीक्वेंटली क्वेरीज हो या कंप्यूटर रिजल्ट्स हो, सब प्राइम कैचिंग के कैंडिडेट्स हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं एज अ कैचिंग. ठीक है, सो दैट हमें बार बार डीबी से कनेक्ट करके डेटा ना लेना पड़े. तो अब से इसको AWS में कैचिंग के कॉन्सेप्ट को AWS में इलास्टिक कैच की नाम की सर्विस जो है वो रिजॉल्व करती है. इलास्टिक कैच में हम बिल्ड कर पाते हैं अपने कैच क्लस्टर को. ठीक है, EC2 इंस्टेंस में बाय आवर ओन. इंस्टॉलेशन हो, पैचिंग हो, मॉनिटरिंग हो, अलर्ट हो और फेल डिटेक्शन हो, रिकवरी हो, रीड रेप्लिकास, फेलियर लॉजिक हो. तो इलास्टिक कैच ऑफलोड्स ऑल ऑफ दिस इन AWS. ठीक है, इलास्टिक कैच AWS में ये सारी चीजें खुद ही मैनेज करता है. So a managed web service that simplify a setup, operation and scaling of the distributed in-memory cache environment. एक मैनेज्ड वेब सर्विस क्या सिंप्लीफाई करती है इलास्टिक कैच की कि हमें सेटअप नहीं करना पड़ता, ऑपरेशंस और स्केल हमारे हो जाते हैं, स्केल हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैच एनवायरनमेंट्स में. सो ये सारी चीजें हमारी इजी करता है AWS इलास्टिक कैच. तो अगर हमें चूज करना है मैमकैस्ट और रेडिस प्रोटोकॉल कंप्लायंट इंजन्स के अकॉर्डिंग तो हम वो डिपेंड करता है हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सिनेरियोज क्या दिए गए हैं. ठीक है, तो लॉन्च अ क्लस्टर विद इन अ मिनट्स, लिटिल टू नो ऐप चेंज नीडेड. ओके, protocol compliant में you only need to update and endpoints in your configuration. AWS handle installation, patching, monitoring. You focus on your app. You just focus on your app. Okay, can automatically detect and recover the failed cache node. So Elastic Cache is something like that managed service जो सब कुछ करती है. ठीक है, the cache aside pattern, the most common caching architecture, the most common elastic cache pattern. The app check the cache first, only hitting the database on the miss. अगर हमें डेटा कैश में नहीं मिल रहा है तो हम डेटाबेस से क्वेरी करते हैं, स्टोर करते हैं कैशे में, देन ऐप सर्वर उसको हिट करता है सो दैट हम इजीली और फ्रीक्वेंटली डेटा को कंज्यूम कर पाते हैं और इससे हमारी लेटेंसी डिक्रीज होती है, लोड टाइम डिक्रीज होता है. तो हम सारी चीजें कैशे में नहीं डालते हैं. कैसे आइटम्स दैट आर फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड, जो फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट आइटम होते हैं उनको स्टोर करते हैं. एंड कैशे रेयरली यूज्ड एंड फास्ट चेंजिंग डेटा वेस्टेज मेमोरी. ठीक है, जो फास्ट चेंजिंग डेटा होते हैं उससे हमारी मेमोरी वेस्ट होती है कैशे की.
तो हम मोस्टली प्रिफर करते हैं वी यूज ओनली फ्रिक्वेंटली यूज डेटा विच आर यूजफुल, जो यूजफुल है। ओके, व्हाट शुड यू कैश, हमें क्या कैश करना चाहिए। गुड कैंडिडेट्स और पुअर कैंडिडेट्स में के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है इसको। सो गुड कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हैवली रिक्वेस्टेड एंड रेयरली चेंजिंग आइटम्स, ए बिजी वेबसाइट्स कैटलॉग पेज, frequent expensive DB queries, session states for their large web apps। और पुअर कैंडिडेट्स में क्या होता है, डेटा दैट चेंज ऑन एवरी सिंगल रिक्वेस्ट, one off or rarely requested item, anything where a staleness is unacceptable, highly unique, per user completed data। तो बेसिकली गुड कैंडिडेट्स और पुअर कैंडिडेट्स को डिवाइड है। कैशे हम कौन से, जो हाईली रिक्वेस्टेड हैं, बिजी वेबसाइट पे कैटलॉग्स पेज हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है कैश करते हैं। और वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं जो एक बार सिंगल रिक्वेस्टेड हैं या फिर एनीथिंग जिन जो एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, हाईली यूनिक हैं, पर यूज़र कंप्यूट होती हैं, तो उन्हें हम कैशे में स्टोर नहीं करते हैं। तो कैशे द स्टोर द कैटलॉग पेज checked constantly, rarely changes, तो rarely changes डेटा नहीं है, उनको हम कैशे कर सकते हैं, not the live shopping cart or data or the anything। okay, so according to the exam tip we can say that the good rule of a cache, what you serve many times but write rarely, that's where the caching gives the biggest win। ठीक है, कैशे व्हाट यू सर्व मैनी टाइम्स, हम जो बहुत बार सर्व करते हैं बट रेयरली राइड करते हैं, दैट वे एट दैट टाइम हमारा कैशे काम आता है। ठीक है, एग्जाम फेवरेट कैशे कंपैरिजन इज मैमकैस्ट और रेडिश। सो लेट्स चेक। मैमकास्ट में के डेटा टाइप्स होते हैं सिंपल की वैल्यू स्टोर करना, स्ट्रिंग हो गए, ब्लॉब्स हो गया। रेडिस क्या होते हैं, रिच टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, सेट, स्टोर्ड सेट्स, ये सारी चीजें स्टोर करती है, ये सारे डेटा टाइप स्टोर करता है। मैमकास्ट में क्या होता है, परसिस्टेंट होता है डेटा हमारा, नन, प्योर इन मेमोरी और नो बैकअप, कोई बैकअप नहीं होता है, प्योर होता है मेमोरी में। सपोर्ट्स है स्नैपशॉट टू डिस्क, ठीक है, सपोर्ट्स स्नैपशॉट टू डिस्क, जिसमें स्नैपशॉट सपोर्ट करता है। रेडिस हम बैकअप ले सकते हैं। मेमकैच में हमारे पास बैकअप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो रेप्लिकेशन मेमकैच नहीं सपोर्ट करता है, स्टैंड अलोन नोड्स होते हैं, बट रेडिस सपोर्ट्स द रेप्लिकेशन ग्रुप्स अप टू द 5 रेप्लिका वी कैन मेक। अगर हमें किसी डेटा का रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड है तो हम रेडिस का यूज कर सकते हैं। मल्टीवेलिबिलिटी जोन और फेल ओवर पे मेमकैच सपोर्ट नहीं करता है, रेडिस सपोर्ट करता है, ऑटो प्रमोट्स रेप्लिका भी है इसमें। सो दैट ये मल्टीवेलिबिलिटी जोन में सपोर्ट करता है, हाईली अवेलेबल होता है। और स्केलिंग मॉडल हॉरिजॉन्टल्स अप टू 20 नोड्स पर क्लस्टर, स्केलिंग मॉडल मैमकास्ट होता है अप टू 20 नोड्स पर क्लस्टर के अकॉर्डिंग हम स्केल कर सकते हैं। ये वर्टिकल स्टोरिंग होती है न्यू क्लस्टर पे, और न्यू रेप्लिकास ऐड कर सकते हैं हम उसमें। मैमकास्ट में हम मल्टी थ्रेडेड सिंपल एंड फास्ट डेटा का फीचर्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रेडिस में क्या होते हैं, जब पब सब मैसेजेस होते हैं, शॉर्टिंग और रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम रेडिस का यूज करते हैं। तो नीड परसिस्टेंस रेप्लिकेशन और मल्टीवेलिबिलिटी जोन फेलियर चाहिए तो आंसर इज ऑलवेज रेडिस। ठीक है, रेडिस में ऑटो रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए हमें हमेशा रेडिस की में जाना चाहिए जब हमें मल्टी परसिस्टेंस चाहिए, रेप्लिकेशन चाहिए और मल्टीवेलिबिलिटी जोन चाहिए। तो नीड अ प्योर सिंपल स्पीड विथ मल्टी थ्रेडिंग, तो memcache इज इम्पोर्टेंट, memcache इन मेमोरी कैशे। इलास्टिक कैशे बिल्डिंग ब्लॉक्स, नोड्स एंड क्लस्टर। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक एंड individual cache instance। A cluster is one or more nodes working together। क्लस्टर क्या है, जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा नोड्स एक साथ काम कर रहे हैं। और सिमिलरली नोड्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ पे इंडिविजुअल कैशे इंस्टेंस है। सो मेमकैस्ड
क्लस्टर और रेडिस क्लस्टर्स में क्या है, मैम कैश के पास अप टू 20 नोड्स पर क्लस्टर। नोड्स आर स्टैंड अलोन होते हैं, नो बिल्ट इन रेप्लिकेशंस होते हैं, बट रेडिस में रेप्लिकेशंस ग्रुप्स आर देयर। तो ठीक है, इट इज ऑलवेज अ सिंगल नोड and multi-clusters can be grouped into the Redis replication group. Okay, so nodes type from the EC2 families are T2, M3, R3. These are the node types we can use. So the small slice of each node's memory is reserved from the caching engine and OS, and usable memory is a bit less than the nodes total. Okay. Horizontal scaling and the auto discovery. So basically, Memcached and Redis both are having some different concepts. So Memcached में हमारे पास scale horizontally करने का concept होता है कि हम by adding a nodes और cluster up to 20 nodes से ज़्यादा add कर सकते हैं, but Redis क्या होती है, stand alone एक single node पे work करती है, ठीक है। तो scale reads by adding up to the 5 read replicas में add कर पाते हैं Redis में। Similarly, Memcached में क्या होता है, auto discovery lets your application automatically identify all nodes, and Redis में only one node handles writes at a time। यहाँ पे एक ही नोड्स राइट्स को हैंडल करता है एक टाइम पे, प्राइमरी कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे ऑटो डिस्कवरी की हेल्प से हम पूरे एप्लीकेशन को सारे नोड्स एप्लीकेशन के सारे नोड्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं। So client library maintains a connection to all nodes for you। client libraries जो होती हैं वो सारे connection maintain करने में help करती हैं, available for .NET, Java, PHP platform, and Redis is reads can be offloaded to any of the read replica, and replicas group writes it all together। सारे replicas जो हैं आपस में tie होते हैं all together, so that we can able to use Redis when we having a concept for the replication or the want to run multi availability zones, high availability zones, ठीक है। Auto discovery automatically detects when nodes are added or removed from the memcached cluster. So your application always knows the current topology without code changes each time you scale। ऑटो डिस्कवरी हमारी हेल्प करती है डिटेक्ट करने के लिए नोड्स को, कौन से एडेड हैं कौन से नहीं एडेड हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन की टोपोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वर्टिकल स्केलिंग, सपोर्ट फॉर द वर्टिकल स्केलिंग is limited with the Amazon Elastic Cache. You can't directly resize an existing cluster, node types and all. So spin up a new cluster, choose the larger or a smaller node type you actually need. Okay, and redirect the application traffic, like point your application configuration to the new cluster endpoint, decommission the old cluster. Once the traffic has fully shifted over, remove the old one। Okay, so वर्टिकल स्केलिंग इलास्टिक कैशे में लिमिटेड होती है क्योंकि हम एक बार क्लस्टर क्रिएट करने के बाद ओल्ड क्लस्टर को, न्यू क्लस्टर क्रिएट करने के बाद ओल्ड क्लस्टर को डिलीट कर देते हैं। So in memcached cluster always starts empty, or in Redis cluster can be initiated from a backup, that is snapshot of the Redis can warm up instantly with the existing data। That is the basic difference which is very important। Replication and high availability zone. So a replication group is equal to up to 6 Redis clusters with up to 5 designated as read replica. Memcached has no equivalent. Its nodes are always standalone। Okay, we already read out this, हमने पहले ये सब चीजें पढ़ रखी है कि रेप्लिकेशन ग्रुप में हम 6 रेडिस क्लस्टर्स के ऊपर और क्लस्टर बना सकते हैं, अप टू द 5 डेजिग्नेटेड रीड रेप्लिकास भी बना सकते हैं। मेमकैस्ट में
has a no equivalent, उनके पास एक nodes होती है जो all nodes are always stand alone, and we can make a multiple nodes, more than 20 nodes we can make. So database queries are app server, read replica, primary node. This availability zone is having a read replicas group, and the other availability zone is not having, so that we can use accordingly the replication or a high availability zones to our requirement and the scenario basis. Automated failover. So multi availability zone replication groups कब help करते हैं? So multi availability zone increase the availability by automatically replacement and failover if the primary nodes fails and become unreachable. तो हमें मल्टी अवेलेबिलिटी जोन कब वर्क करता है? जब कोई प्राइमरी एप्लीकेशन या प्राइमरी नोड अवेलेबल नहीं है, देन वी स्विच आर ऑल द ट्रैफिक टू द सेकेंडरी नोड एंड वी मेक सेकेंडरी नोड एज अ प्राइमरी. हम सेकेंडरी नोड को प्राइमरी बनाते हैं, we डिटेक्ट करते हैं. सो इलास्टिक कैशे डिटेक्ट्स द प्राइमरी नोड has failed or can't be reached, and the select and promote a read replica is automatically selected and promoted to primary and update the DNS. The DNS entry is updated, so your app keeps working with only a short destruction. It is an understudy stepping out that stays best movement. The lead actor is unable to perform the show. Your app keep running with a barely a pauses. से हम अपने एप्लीकेशन को विदाउट एनी पॉज रन कर सकते हैं with the help of multi availability zone. If primary नोड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हम सेकेंडरी नोड्स को प्राइमरी नोड बना के वर्क कर सकते हैं, सो दैट वी एबल टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी. ओके, so replication between the cluster is asynchronous. Expect a small delay before the data is available on all nodes and the short disruption during failover. failover के टाइम पे small disruption यूज होता है, एल्स डेटा जो है अवेलेबल रहता है सारे नोड्स पे. रेडिस स्नैपशॉट. सो रेडिस स्नैपशॉट में हमारा बैकअप और रिकवरी किस तरह लेते हैं? तो सो रेडिस क्लस्टर सपोर्ट्स अ स्नैपशॉट, a full point in time clones of your data stored in Amazon S3. So Memcache has a no native backup capability. Memcache के पास कोई बैकअप कैपेबिलिटी नहीं होती है, रेडिस में हमारे पास बैकअप कैपेबिलिटी होती है. तो ऑटोमेटिक स्नैपशॉट में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं स्केड्यूल और कॉन्फ़िगरेशन. आप उन कॉन्फ़िगरेशन को शेड्यूल कर सकते हो कि हमें कब बैकअप लेना है. स्पेसिफाई हाउ मेनी डेज ऑफ द बैकअप्स टू कीप अ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेड्यूल अगेंस्ट द रीड रेप्लिका टू मिनिमाइज द परफॉर्मेंस इम्पैक्ट. तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम शेड्यूल करें अगेंस्ट द रीड रेप्लिका को, मिनिमाइज करनी है परफॉर्मेंस इम्पैक्ट को. ठीक है. और मैनुअल स्नैपशॉट्स में क्या होते हैं, हम क्रिएटेड ऑन डिमांड, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम क्रिएट करते हैं स्नैपशॉट्स. एनी टाइम यू चूज, आप कभी भी चूज कर सकते हो. स्टोर्स indefinitely until you delete them. Okay, good before a risky changes or the major release. So the snapshot uses the native Redis backup file format internally. So the recovery just recreates the in-memory key value stored from that file either to the new cluster or a existing one. डिजाइनिंग फॉर फेलियर. तो हमारा इलास्टिक कैशे फेलियर्स के लिए कैसे डिजाइन है कि इट्स अनलाइकली दैट बट द प्लान फॉर द पोटेंशियल फेलियर ऑफ द इलास्ट इंडिविजुअल कैशे नोड्स. memcache has a no auto recovery of the data. तो memcache में हमारे पास प्लान्स होते हैं स्मॉलर कैपेसिटीज द क्लस्टर्स के विथ मोर और स्मॉलर नोड्स होते हैं लिमिटेड ब्लास्ट रेडिस में. सिमिलरली ऑन द पैरेलली हमारे पास रेडिस में इनेबल कर सकते हैं मल्टी अवेलेबिलिटी जोन सो दैट रीड रेप्लिकास कैन ऑटो प्रोमोट इफ द प्राइमरी फेल्स. और रीड रेप्लिकास ऑटो प्रोमोट है अगर प्राइमरी फेल्स हो जाता है. तो कंबाइन अ बैकअप स्नैपशॉट विद द रेप्लिका for the strongest protection and test your failover and the recovery process before you need it in a production. So similarly, don't pull all your eggs or all your cache capacity in a one bucket, that's nodes. So smaller and more numerous buckets make the
dropping a one hurt a lot less. Okay, तो similarly मैम जो हमारे पास मैम कैशे nodes failure is equal to the data in the node is gone, no not persistent. Okay, regist failures क्या क्या होते हैं? Read replicas can take over with the data intake. So this is a elastic cache cheat sheet where we're having a 20 max node per memcache cluster, 6 max clusters in the Redis replica group, and maximum read replica in a Redis replication group. 1.4.24 memcache version support, as we can, this is a very optional, you can skip that. So S3 where the Redis snapshot or the backups are stored. So the quick decision of the rule is a need persistent replication, multi-availability zone, PubSub model. We can go with the Redis. I need a dead simple, multi-threaded, horizontally scaled key value caching. We can go with the memcached. So if the scenario mentioned leaderboards, sorting, message broking, Redis is every time there. Okay, so check the scenario first. आप scenario के according memcache use कर रहे हैं या फिर Redis use कर रहे हैं, according to scenario हम use करते हैं. So this is the cheat sheet. We can memorize that before the exam, that Elastic Cache is a managed layer for the memcached or the Redis. So protocol compliant, minimal app changes, cache side patterns, memcache, Redis, new memcache cluster starts empty and the Redis cluster have restores from a backup. So all these concepts you have to memorize so that you can answer the right on the basis of the scenario. That is done. This chapter has been done. So let's meet on the next chapter. Thank you.